नमस्कार। राजस्थान गवर्नमेंट की एपीआरओ असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सहायक जनसंपर्क अधिकारी की जो वैकेंसी आई है उसके लिए पहले क्वेश्चन पैटर्न की बात करते हैं, फिर बात करेंगे उसके सिलेबस की। पैटर्न जो क्वेश्चन पेपर का है, तो सबसे पहले जान लीजिए कि आपके सामने जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव रहेगा। 120 क्वेश्चंस, 120 प्रश्न आपको मिलेंगे और जो मैक्सिमम मार्क्स होगा वो 100 होगा। मतलब एक क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है तो 0.83 मार्क्स आपको मिलेंगे। ड्यूरेशन जो है समयावधि है जो आपके क्वेश्चन पेपर की, आपको 2 घंटे में पूरा क्वेश्चन पेपर हल करना रहेगा। सभी प्रश्न बराबर अंकों के होंगे और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये अच्छा एक तरह से आपके लिए रहेगा कि वहाँ भी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होनी है, कोई नकारात्मक नंबर आपको उसमें नहीं कटने वाला है। बात करते हैं पेपर कैसे आएगा, क्या उसका सिलेबस है। तो आपका जो एपीआरओ असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का जो क्वेश्चन पेपर है, बेसिकली 5 सेक्शंस में उसका सिलेबस डिवाइड किया गया है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, इसके अलावा पार्ट ई भी शामिल है। पार्ट ए जो है वो पूरा पूरा राजस्थान का ही क्वेश्चन पेपर उससे मिलता जुलता रहेगा। राजस्थान में जो भी करंट अफेयर्स हैं राजस्थान के एज वेल एज पूरे कंट्री के, तो उसमें करंट अफेयर्स शामिल रहेंगे। इसके अलावा राजस्थान की हिस्ट्री, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस राजस्थान का रहेगा। और इसके अलावा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उससे क्वेश्चंस आएंगे। सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट ए की अगर विस्तार से बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है जनरल अवेयरनेस अबाउट राजस्थान। राजस्थान का जो जनरल अवेयरनेस है, समसामयिकीकरण है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो उससे क्वेश्चन आएगा। वेरियस डेवलपमेंट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। राजस्थान सरकार की हालिया कौन सी स्कीम्स आई हैं। विशेष आपको ध्यान रखना है कि हाल की स्कीम्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। लास्ट 2-3 ईयर्स में जो भी स्कीम्स आई हैं उन पे बहुत फोकस करना है, उस करंट अफेयर पे भी आपको फोकस करना है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, तो जैसे सेकुलरिज्म हो गया आपका, या सोवर्जिनिटी हो गया, या ऐसे ही इंटीग्रिटी हो गया, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ये सभी क्या हैं एक तरह से कि आपके सैलिएंट फीचर हैं। हिंदी में बात करें तो संप्रभुता और अखंडता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, ये सभी आपके सैलिएंट फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात की गई है, तो जैसे फंडामेंटल राइट्स आपको आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा, या इस वैकेंसी के लिए भी आपको ये क्लियर करने के लिए भी आपको फंडामेंटल राइट्स पढ़ने होंगे। जैसे फंडामेंटल जो आपके राइट्स हैं वो संविधान में 51 ए अनुच्छेद में दिए और इसके अलावा 2002 में एक संशोधन करके एक और जो है फंडामेंटल राइट उसमें ऐड किया गया था। और उसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात होती है, मौलिक कर्तव्य की, और उसके साथ मूल अधिकारों की। जैसे संविधान में 19 to 22 जो भी आर्टिकल्स हैं उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की गई है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड काउंसिल्स। तो पार्लियामेंट, संसद के बारे में आपको पढ़ना है, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ना है। रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, पूरा पंचायती राज व्यवस्था आपको पढ़नी है। ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सारा कुछ कवर करने का देखा जाएगा। राइट टू एजुकेशन और मनरेगा, इन दोनों के बारे में आपको कायदे से पढ़ना है। जैसे ये सभी हालिया स्कीम्स हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन 2009 का है, और मनरेगा 2005 का है। बाद में उसका नाम पहले नरेगा था, बाद में बदल के मनरेगा किया गया। तो इन सब के बारे में। और फिर पार्ट बी जो आपका है पूरा पूरा न्यूज़ बेस्ड है, पूरा पूरा जर्नलिज्म बेस्ड पेपर है। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूज़, न्यूज़ वैल्यूज़, इसेंशियल ऑफ न्यूज़ राइटिंग्स, न्यूज स्टोरी स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड पिरामिड, वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूज़, समाचार की अवधारणा क्या होती है। न्यूज़ वैल्यूज़, तो न्यूज़ की वैल्यूज़ क्या होती है, बायसनेस नहीं होना चाहिए, और टाइमली आपको ये न्यूज़ मिलनी चाहिए। कोई चीज़ मतलब कोई पक्षधरता नहीं होनी चाहिए, एकदम सामयिक न्यूज़ होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ वैल्यूज़ हैं, ये सभी आपको इसके लिए पढ़ने पड़ेंगे। इसेंशियल्स ऑफ न्यूज़ राइटिंग, न्यूज़ राइटिंग जो करते हैं तो क्या ध्यान देना चाहिए। इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल होता है, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें। लेखन शैली में 5W1H का जो प्रयोग होता है वो सारा कुछ आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। न्यूज स्टोरी स्ट्रक्चर, जो आपका इन्वर्टेड पिरामिड सम दिया हुआ है, तो आपका न्यूज स्टोरी फॉर्मेट यही होता है, इन्वर्टेड
इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल में ही न्यूज स्टोरी फॉर्म की जाती है। वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग, जैसे वेरियस टाइप ऑफ रिपोर्टिंग में ये चीज़ हो सकता है कि लाइव रिपोर्टिंग हो रही है, रिकॉर्डेड रिपोर्टिंग हो रही है। इसके अलावा भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हो रही है, या इसके अलावा तो बहुत सारे रिपोर्टिंग के पॉइंट्स हैं। येलो जर्नलिज्म हो गया या फिर एम्बेडेड जर्नलिज्म हो गया, ये सब रिपोर्टिंग के एक तरह से टाइप्स ही हैं। फीचर की बात होती है, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग, स्पेशल आर्टिकल, सक्सेस स्टोरी, फीचर, सिंडिकेट्स, ये सारे हिंदी में आप फीचर को फीचर ही समझ सकते हो, या फीचर के लिए मुझे अभी कोई एग्जैक्ट हिंदी वर्ड नहीं याद आ रहा है। फीचर में कॉन्सेप्ट, उसकी अवधारणा और उसकी मीनिंग, उसका अर्थ क्या है। स्पेशल आर्टिकल फीचर पे क्या होते हैं, सक्सेस स्टोरी, फीचर सिंडिकेट्स क्या है, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है इसमें, तो इसके बारे में विस्तार से बात की जाएगी। फोटो जर्नलिज्म, पिक्चर सलेक्शन एंड एडिटिंग, राइटिंग, कैप्शंस, इन सब पे एक तरह से आपकी पकड़ होनी चाहिए। इसमें कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं बनते हैं, व्यवहारिक क्वेश्चंस इसमें से पुटअप हो सकते हैं। फ़ोटो जर्नलिज्म में फ़ोटो से संबंधित टेक्निकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और पिक्चर्स और सिलेक्शन एंड एडिटिंग में भी बहुत सारा कुछ तो नहीं है, उसमें ये टेक्निकल क्वेश्चंस बन सकते हैं। सिलेक्शन एंड एडिटिंग में कि एडिटिंग में कि फ़ोटो पिक्सल्स कौन कौन से होते हैं, फ़ोटो किस फॉर्मेट में सेव होती है, या इसके अलावा टेक्निकल में और सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे फ़ोटोज़ क्लिक करते समय की लाइट क्या होती है, फिल लाइट क्या होती है, बैक लाइट क्या होती है, ऐसे क्वेश्चंस भी उसमें से उठ सकते हैं। और राइटिंग कैप्शंस, तो कैप्शन तो आप समझ ही रहे होंगे, इंस्टाग्राम पे आप कोई पोस्ट डालते हैं, कोई फ़ोटो डालते हैं, उसके साथ कुछ ना कुछ आप लिखते हैं। फेसबुक पे आप आजकल कैप्शन लिखने का शौक चल गया है, इवन व्हाट्सएप स्टेटस भी आप लगाते हैं तो उसके नीचे कुछ लिखते हैं, वही कैप्शन होता है। तो राइटिंग कैप्शन जर्नलिज्म में क्या कैप्शन हो सकता है, क्या आप न्यूज़ लिखते हैं तो उसके साथ क्या कैप्शन लिखते हैं। तो जैसे कभी-कभी न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कोई सारा भी सर्दी जैसे समय चल रही है, तो जम्मू कश्मीर की फ़ोटोज़ जिसमें बर्फबारी हो रही है, नीचे उसमें लिखते हैं कि आज ठंड का इतना वो रहा, ठंड से ये बच्चे ठिठुरते नज़र आए, या ये लड़कियां कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां ठिठुरती नज़र आई। ऊपर एक फ़ोटोग्राफ रहेगा, उसमें कॉलेज रहेगा, तमाम सारी लड़कियां होती हैं, ऊपर से बर्फ़ पड़ रही है। या न्यू ईयर पार्टी मनाते लोगों की फ़ोटो होगी, या फिर सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहने हुए 25 दिसंबर की मान लीजिए कोई तस्वीर है, 25 दिसंबर कोई लगाना है तो उसके साथ एक कैप्शन लिखा रहेगा कि इस चर्च में सेंटा क्लॉज का इंतज़ार करते हुए लोग, या ऐसे करके मतलब कैप्शंस होते हैं, तो आप उस चीज़ को वहाँ से आप गौर कर सकते हैं। पार्ट सी जो आपका है पूरा पूरा वेरियस मीडियाज़, मीडिया का उसमें समझ लीजिए कि एक तरह से कोलिजन है। वेरियस मीडिया का आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेडिशनल और प्रिंट की बात की गई है। इलेक्ट्रॉनिक और न्यू मीडिया, उनका जन जागरूकता में क्या रोल है, पब्लिक अवेयरनेस में क्या उनकी भूमिका है, और उनकी विशेषताएं क्या है ट्रेडिशनल और प्रिंट मीडिया की, तो ये चीज़ें आपको कायदे से पता होनी चाहिए। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ जर्नलिज्म इन राजस्थान, राजस्थान की मिट्टी, आप ध्यान दीजिए कि जर्नलिज्म की ही मिट्टी है। हरदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी, हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन आपकी राजस्थान में ही है। तो ऐसे उससे भी संबंधित क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर राजस्थान का पत्रकारिता में क्या योगदान रहा। इसमें सिर्फ उतना ही नहीं, राजस्थान के जो भी बड़े जर्नलिस्ट रहे, जैसे हरदेव जोशी खुद में एक बड़े नाम हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं, तो उनसे संबंधित क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जब आप लिखते हैं तो प्रिंट मीडिया से थोड़ा अलग माजरा हो जाता है, तो इनके लिए आपको लिखने में थोड़ा आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। जैसे अगर आप प्रिंट के लिए लिखते हैं तो प्रिंट के लिए लिखते हैं कि उस समय ऐसा ऐसा हुआ जो कि फ़ोटोग्राफ से स्पष्ट है। वही आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जब आप काम करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए टेलीविज़न के लिए आप कोई कवरेज कर रहे हैं, तो उसमें साफ साफ बताएंगे कि जैसा कि आप विजुअल देख पा रहे हैं, जैसा कि आप दृश्य देख पा रहे हैं। तो आपकी जब आपका जो प्रिंट मीडिया होता है वो स्पेशली कह सकते हैं कि टेक्स्ट बेस्ड होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपका विजुअल बेस्ड होता है, क्या आप दिखा रहे हैं वो मायने रखता है। न्यूज़ पोर्टल में मेजर न्यूज़ पोर्टल्स के बारे में पूछा जा सकता है, कौन से न्यूज़ पोर्टल्स गवर्नमेंट के हैं, या कौन से न्यूज़ पोर्टल्स रूरल जर्नलिज्म के लिए, ग्रामीण पत्रकारिता के लिए काम कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ब्लॉग से संबंधित क्वेश्चन, कौन सा सबसे आपका पुराना ब्लॉग था, या ब्लॉग प्रोवाइडिंग कंपनीज कौन कौन सी हैं, ऐसे क्वेश्चंस पुटअप हो सकते हैं। डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑनलाइन मीडिया, तो ऑनलाइन मीडिया में ये जो दो चार बड़े जर्नलिस्ट हैं, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के जो भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑनलाइन मीडिया का, या खराबी क्या है,
इंटरएक्टिविटी एंड न्यू मीडिया में इंटरएक्टिविटी ज़्यादा है आपके ट्रेडिशनल मीडिया की अपेक्षा। न्यूज़पेपर आता था तो न्यूज़पेपर में संपादक या कोई जर्नलिस्ट तो खबरें लिख के भेज रहा है, लेकिन पढ़ने वाला पाठक रीडर उसका तुरंत इंस्टेंट फीडबैक नहीं दे पाता था, तो वहाँ पे इंटरैक्टिविटी का गैप था थोड़ा सा। लेकिन अभी क्या है कि अभी ऑनलाइन मीडिया, जैसे न्यू मीडिया की बात की जाती तो मैंने अभी वीडियो डाला और आप अभी, या मे बी कि आप पूरा वीडियो पूरा भी ना करें और जस्ट अभी कमेंट कर सकते हैं। तो ये न्यू मीडिया का स्पेशलाइजेशन है। इंटरैक्टिविटी बहुत तेज़ है न्यू मीडिया में, कह सकते हैं कि मिनटली इंस्टेंटली इंटरैक्टिविटी एक बन गई है लेखक और या पत्रकार और व्यूअर, या पत्रकार और ऑडियंस के बीच में, यूँ कहें कि पत्रकार और पाठक के बीच में। इम्पॉर्टेंट लॉज रिलेटेड टू मीडिया, देखिए खास करके इसके पहले मैंने इतना आपको कहानी बताया, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं बन पाते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस उससे बन जाते हैं, लेकिन वो हो सकता है कि आपके साक्षात्कार के में इंटरव्यू में बहुत काम आए, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम में जो आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें आपका जो काम देगा वो यही देगा, इंपॉर्टेंट लॉज रिलेटेड टू मीडिया, लॉ ऑफ डिफेमेशन, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, कॉपीराइट एक्ट तो जैसे मानहानि का मुकदमा हो गया, प्रेस और बुक का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट हो गया, कॉपीराइट एक्ट हो गया, प्रेस काउंसिल एक्ट पीसीआई जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, उससे संबंधित जो भी एक्ट बने हैं, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, तो आरटीआई की भी बात होती है। और पार्ट डी की अगर बात करें तो कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक रिलेशन, पर्पस, एलिमेंट, टूल एंड फंक्शंस, पूरा पूरा पीआर, पब्लिक रिलेशन यानी जनसंपर्क, इसके उद्देश्य क्या है, इसके तत्व क्या है, इसके टूल्स क्या है, इसके फंक्शन क्या है। और टूल मतलब इसके औजार यंत्र समझ सकते हैं, और फंक्शन मतलब इसका फलन कैसे होता है, पब्लिसिटी क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है, इसमें बहुत अंतर है। ये चीज़ें हो सकता है कि इसके बीच का अंतर भी पूछ दे किसी मशहूर जो है पब्लिक रिलेशन ऑफिस जो भी स्ट्रेटजिस्ट है उसके अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, कहने की बात है लेकिन इसमें जो सरकारी संस्थान हैं, जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें स्टेट गवर्नमेंट की बात की गई है, तो राजस्थान गवर्नमेंट के जो इस स्पेसिफाइड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है उससे संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है। उसकी कौन सी वेबसाइट है उसके बारे में। मीडिया प्लानिंग, पीआर इन क्राइसिस मैनेजमेंट, मीडिया प्लानिंग तो आप समझ ही रहे हैं, वर्ड से ही क्लियर है। पीआर पब्लिक रिलेशन इन क्राइसिस मैनेजमेंट, कोई भी क्राइसिस होता है, केदारनाथ की आपदा हो जा रही है या किसी कंपनी में कोई उसी आपदा हो जा रही है, डिपार्टमेंट में कुछ हो जा रहा है, कोविड पीरियड है, उसमें पीआर कैसे किया जा सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट उसका कैसे होगा, तो ये चीज़ें क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। ऑर्गेनाइजिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एंड टूर्स, प्रेस ब्रीफिंग्स, वीवीआईपी विजिट्स, प्रिपेयरिंग पीआर कैंपेन्स। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एंड टूर की बात की गई है, प्रेस ब्रीफिंग कैसे होती है, वीवीआईपी विजिट के समय क्या है, और वीवीआईपी विजिट एक तरह से इसको करंट अफेयर में भी आप इसको शामिल कर सकते हैं। राजस्थान में जो बड़े वीवीआईपी विजिट्स हुए हैं इनको भी आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं। प्रिपेयरिंग पीआर कैंपेन्स, इसके अलावा जो पार्ट ई है आपका, इसको कह सकते हैं बेहद आसान है, या ये कह सकते हैं कि बेहद आमतौर पे आप इससे परिचित होंगे। आम ये सेक्शन है, प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज इंक्लूडिंग ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, तो मतलब हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन बेसिक सी चीज़ है, और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन है और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन है। प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी, हो सकता है इसमें आपको कुछ वर्ड्स दे दिए जाएँ, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हो, आपको वो सही करना हो, या इसके अलावा सिनोनेम्स, एंटोनेम्स ये पूछे जा सकते हैं, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, या ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिंदी की बात करें तो पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ। अंग्रेज़ी में भी यही सेम टू सेम इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, तो हिंदी में उसको विलोम हो गया, और ये सारी चीज़ें। वर्तनी, शुद्ध वर्तनी आपसे पूछी जा सकती है। तो यही बेसिक 4-5 चीज़ें हैं, और उसके अलावा ट्रांसलेशन आप समझ ही रहे हैं। कुछ आपको वाक्य दिए होंगे, उनका अंग्रेज़ी अनुवाद, हिंदी से अंग्रेज़ी अनुवाद, या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टोटल 120 प्रश्न आने हैं, 5 सेक्शंस हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हर सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन आए तो सीधा-सीधा 20-25 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। 20 नंबर आपका लैंग्वेज का हो गया, 20 नंबर आपका राजस्थान का पूरा मामला हो गया। तो राजस्थान में भी 2 सेक्शन बने हुए हैं, एक आपका राजस्थान की करंट अफेयर वगैरह हो गई, दूसरा आपका कॉन्स्टिट्यूशन और आरटीई
और मनरेगा हो गया। बाकी जो आपके 60 क्वेश्चंस हैं वो पूरे पूरे आपके मीडिया से आने हैं। न्यूज़ और जर्नलिज्म, इसके अलावा पब्लिक रिलेशन, ये 3 आपका कवर कर लेगा। ये पूरा आपका सिलेबस कवर कर लेगा 60 नंबर का। बाकी बाकी नंबर वाइज अभी सिलेबस डिवाइड नहीं है। मैं और जानकारी इकट्ठी करूँगा, फिर उसके बाद हम नंबर वाइज इसकी बात करेंगे कि कौन सा पार्ट कितने मार्क्स में आ रहा है। पिछले क्वेश्चन पेपर को हम एनालिसिस करेंगे और ये चीज़ें हम क्लियर करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूँ। अगर पीआरओ के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, मुश्किल से 40 दिन बचे होंगे, तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं, जो ये चाह रहे हैं कि एक बार पूरा पेपर कवर किया जाए, तो अगर 10 से ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे तो विद अ पेड चार्ज हम ये शुरू कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट बैचेज, बट एट लीस्ट अगर 10 स्टूडेंट्स हो रहे हैं और जो फीस है इसकी ऑलमोस्ट 800 रुपीज़, 800 रुपये देने के लिए अगर आप तैयार हैं, तो इन दैट केस वी कैन स्टार्ट क्लासेज विद इन फ्यू डेज। तो हम उसमें पूरा ये सिलेबस कवर करेंगे। जो 5 सेक्शंस है उसमें हर एक टॉपिक पे ब्रीफ उसको एक्सप्लेन करेंगे। भले एक दिन में 3-4 वीडियोस होंगे, लेकिन उसमें पूरा ब्रीफिंग होगी आपको। पूरा पूरा ही ये चीज़ें कवर होंगी, स्टडी मटेरियल और ये सारा कुछ आप तक पहुँचेगा। तो अगर इंटरेस्टेड हैं 10 लोग, आप कमेंट करके बताइए। बाकी स्टे ट्यून रहिए द यूनिवर्सिटी कनेक्शन पर। इस सिलेबस में आपको कहीं कोई समस्या आ रही हो तो उसमें भी कमेंट करके बताएं। स्टे ट्यून रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।